पाकिस्तान के प्लानिंग मिनिस्टर जनाब असद उमर साहब जो हैं वो मेरे साथ हैं। असद उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। असद साहब, एक सवाल अब लोगों के जहन में आता है कि प्राइम मिनिस्टर तो ने आज भी ये कहा कि अगर 18th अमेंडमेंट ना होती और जिस तरह के पाकिस्तान के मखसूस हालात हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल, तो मैं इस किस्म के लॉकडाउन के फेवर में नहीं था। इसका फिर क्या मतलब है कि वफाकी हुकूमत और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि जिस किस्म के हम लॉकडाउन करते रहे हैं सूबों में, उसकी ज़रूरत नहीं थी। एक स्मार्ट लॉकडाउन ही की ज़रूरत थी कि स्कूल कॉलेज बंद कर देते, मैरिज हॉल्स बंद करते, शॉपिंग मॉल्स बंद करते, स्विमिंग पूल, जिमनेजियम, इस किस्म की चीज़ों को बंद करते, और जो सब कुछ किया जिसके नतीजे में कारोबार तबाह हो गए, वो ज़रूरी ही नहीं था। जी वज़ीर आज़म ने ये आज पहली दफ़ा नहीं कहा, ये तो कई दफ़ा वो पहले भी बात कर चुके हैं, और उनके ओपिनियन यही था कि जो ऐसी एक्टिविटीज़ हैं वो काम जिसकी जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं सिर्फ उनको टारगेटेड तौर पे बंद किया जाए। अदरवाइज जो ब्रॉड बेस्ड लॉकडाउन है उसकी जो कीमत अदा करनी पड़ती है पाकिस्तान के या किसी मुल्क के भी कमज़ोर तबके को, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। और उन्होंने आज पहली दफ़ा नहीं की, तो कई दफ़ा पहले बात कर चुके हैं। और दुनिया में जैसे जैसे आगे मामला चला है, मैं आपको तो मोहित वो हमेशा शुरू में सवाल ये पूछते थे, अच्छा ये बताओ 4 हफ्ते बाद क्या होगा, तो ये क्या 4 हफ्ते बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, अच्छा 8 हफ्ते बाद क्या होगा। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया जो है वो तमाम उसी नतीजे पे पहुंच गई है कि ये वबा हमारे साथ है, हमने इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, महफूज होकर गुजारनी है, लेकिन एक लंबे अरसे के लिए गुजारनी है। वो 12 माह होते हैं, 18 माह होते हैं, वो पता नहीं वैक्सीन कब आती है इसकी। फिलहाल ये वबा हमारे साथ है और निज़ाम ज़िंदगी बंद करके ज़िंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो ये तो अब तकरीबन तमाम दुनिया में हो गया। इंडिया ने आपने देख लिया होगा, उन्होंने मरहलावार चीज़ें खोल दी हैं, कई चीज़ें उन्होंने वो खोल दी हैं जो हमारी आज भी बंद है। मसलन रेस्टोरेंट जो है हमारे सिर्फ टेक अवे अलाउड है, उन्होंने वो भी खोलने का ऐलान कर दिया। तो तमाम दुनिया इसी तरफ अब बहालत मजबूरी जाना पड़ रहा है तमाम दुनिया को। तो असद साहब, जो कहा जा रहा है कि खुद वज़ीर-ए-आज़म ने भी इशारा किया कि 5 करोड़ लोग जो हैं उनकी बहुत ही मुश्किल से ज़िंदगी गुजरी है पिछले 2-2.5 माह में, और कारोबार तबाह हो गए हैं, बहुत से कारोबार शायद बिल्कुल ही तबाह हो गए हैं। वो जो सारी कॉस्ट है फिर वो कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको हम कैसे जस्टिफाई करेंगे जो हमने सब कुछ किया? देखिए, ये कल कुछ एंकर्स को हमने बुलाया हुआ था 10-12 हमारे पास, मुझे आपका भी हमने अभी मिस यू। अच्छा, तो वो वहाँ 2-2.5 घंटे की हमारी नशिस्त हुई, तो मैं से वहाँ पे भी ये सवाल पूछा गया था और मैंने उनको बताया कि 15 मार्च को जिस वक्त ये प्रोजेक्शंस की गई, मैं उस वक्त उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने जो प्रोजेक्शंस की थी तो उसके मुताबिक हमारे 15 मार्च नहीं, 15 अप्रैल को, तो वो थी कि जून के 30 तारीख तक, यानी जून के एंड पर 12,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत होगी। आज जो हमारा एक्सपर्ट्स का अंदाजा है वो जून के एंड पर 350 वेंटिलेटर्स की जरूरत है, हो सकता है 500 तक भी हो जाए। तो अगर 12,000 वाली प्रोजेक्शन वबा उस तरीके से फैलती, पाकिस्तान के अंदर उस किस्म का नुकसान होता, और ये सारी दुनिया में हुआ। शुरू की प्रोजेक्शंस अगर आपको याद हो वो इंपीरियल कॉलेज की स्टडी के बाद वो बेतहाशा थी। अगर वैसे हालात पैदा होते तो फिर बंद करना ठीक था। आपको तो नहीं पता था कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा, एक नई वबा आई थी। तो एक लिहाज से आप कहेंगे ठीक भी आपने कर लिया कि शुरू में आपने एक फैसला कर लिया, लेकिन उसके बाद जब हकाइक सामने आते रहे और आपको पता चला कि नहीं, जो वो शुरू के खदशात थे, मुश्किल हालात है, खतरनाक चीज है, ऐसा नहीं है कि ये कोई चीज खतरनाक नहीं है, लेकिन वैसी नहीं है जैसे हम शुरू में सोच रहे थे, तो जाहिर है आपको अपने फैसले तब्दील करते जाने चाहिए, और वही हम बतदरीज करते गए। तो आप तो NCOC को हेड करते हैं और वहां सारी इंफॉर्मेशन फ्लो करती है, सूबी डिपेंडेंट टेरिटरी से भी, इदारों से भी फ्लो करती है। आपका क्या अंदाजा है कि जिस तरह से अमेरिका में, बरतानिया में, इटली में, स्पेन में नुकसान हुआ है इंसानी जान का, वो सिचुएशन जब यहाँ डेवलप नहीं की, अभी 1500, खैर एक भी जान चली जाए बहुत बड़ा नुकसान है, लेकिन हमारे यहाँ अभी जो 1500 से ज़्यादा, 1500 से ज़्यादा डेथ्स हैं, जबकि अमेरिका में 1,03,000 से ज़्यादा डेथ्स हैं, बरतानिया में 40,000 से ज़्यादा डेथ्स हैं। तो इसकी क्या आप समझते हैं कि वजह है कि हमारे यहाँ इस वायरस का रिस्पॉन्स डिफरेंट है? जी बिल्कुल, जिस तरह आप अमेरिका से अगर आप कंपैरिजन करें तो अमेरिका जो है वहां पर पहला केस और पाकिस्तान में पहला केस लगभग एक ही टाइम पे हुए थे। अमेरिका में जरा सा कुछ दिन पहले हुआ था पाकिस्तान के पहले केस से, और आज अमेरिका में 1 लाख से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं, पाकिस्तान में 1500 है। इसी तरीके से
بھارت میں جس کا سائز بہت بڑا ہے امریکہ سے، وہاں پہ تقریباً 5,000 اس وقت اموات ہوئی ہیں. اسی طریقے سے بنگلہ دیش میں بھی کم ہے. یہ موت کوئی بھی پورے طریقے سے ابھی تک ایکسپلین نہیں کر سکا ہے. سائنس اسٹڈی کر رہی ہے، اس کو ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کچھ ممالک کے اندر یہ بیماری جو ہے یہ بہت مہلک ثابت ہوئی ہے. یورپ کے ممالک ہیں، امریکہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو مختلف ان کے جو ایریاز ہیں اس پہ مختلف امپیکٹ نظر آیا ہے. ایک یونیفارم، کیونکہ بہت بڑا ایک تقریباً ایک بر اعظم ہی ہے امریکہ پورا، تو وہاں پہ بھی مختلف علاقوں میں مختلف امپیکٹ نظر آیا ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہے کہ جنوبی ایشیا جہاں پر ہم رہتے ہیں وہاں پہ یہ وبا اتنی مہلک نہیں ثابت ہوئی. اور جب ہم کہہ رہے ہیں اتنی مہلک نہیں ثابت ہوئی تو یہ فرق جو ہے یہ کوئی 19-20-30% کا فرق نہیں ہے، یہ کوئی 100 گنا کا فرق ہے اسپین سے، اٹلی سے، یو کے سے. تو جو بھی اس کی وجہ ہو، سائنس کبھی نہ کبھی تو ہمیں اس کا صحیح جواب دے دے گی، لیکن فی الحال جو ہے قیاس آرائی ہے، کوئی ایک جواب ایسا نہیں ہے جس پہ سب کا اتفاق ہو. اچھا، میں ایک دو سوال بجٹ پہ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک دو کوشچن جو ہے اس کے حوالے سے. آج کی جو NCC کی میٹنگ تھی جس میں صوبوں کی بھی ریپرزنٹیشن تھی، چیف منسٹرز کی، اور جو ڈیپینڈنٹ ٹیریٹریز ہیں آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان کی بھی تھی. تو اس سے پہلے جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سندھ سے بہت ریزسٹنس تھی، آزاد کشمیر کا بھی ڈفرینٹ، ان سے بھی ریزسٹنس تھی، گلگت بلتستان کو بھی ریزرویشن تھی، بلوچستان کی بھی تھی. تو اب جو پرائم منسٹر نے ایک سپیچ کی ہے، جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں، کیا یہ سب کے یعنی کنسنسس کا یہ فیصلہ ہے، یہ یہاں پر بھی یہ ہے کہ سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان اور طرح سے اس پہ فیصلے کریں گے؟ نہیں جی، آج بلکہ صبح کے وقت جو ہمارا NCOC کا سیشن تھا، یہ تمام چیف منسٹرز، اور اس میں صرف بلوچستان کے چیف منسٹر صبح والی میٹنگ میں نہیں آ سکے تھے، باقی تمام صوبوں کے وزراء اعلیٰ بھی تھے، گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ بھی اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم بھی تھے. وہاں پہ تو بہت تفصیلی بات ہوئی تھی. صرف ایک چیز ایسی تھی جس کے اوپر نیگیٹو لسٹ کے اندر ذرا سا ڈفرنس آف اوپینین تھا، اور وہ ٹورزم کی تھی، اور سندھ کو نہیں اعتراض تھا اس کے اوپر. اس کے اوپر دوسرے KP کو اور گلگت بلتستان کو کچھ اس پہ اعتراضات تھے، اور وہی آج فیصلہ کیا گیا ہے کہ اصولی طور پر تو ٹورزم کو کھولا جائے گا، لیکن وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا ساتھ بیٹھیں گے اور اگلے 2-3 دن کے اندر کریں گے. باقی یہ یونانیمس فیصلہ ہے، متفقہ رائے سے کیا گیا ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں تھی. اچھا، اب آپ چونکہ NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں اور ساری انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے، عید سے پہلے جو ہم نے اس کو لوزن اپ کیا، جو تھوڑا سا اوپننگ ہم نے کی، اور اب تو اس کے بعد سے اب تک کیا ہے ریٹ آف انفیکشن میں، اس کی کتنا اضافہ ہوا اس کے اندر؟ دیکھیں، عید سے آپ سمجھ لیں کہ رمضان کے وسط تک، فروری کے آخر میں پہلا کیس ہوا ہمارا، مارچ میں ہماری بندشیں آئیں، تو مارچ کے وسط سے لے کر مئی کے وسط تک پاکستان کی عوام نے، میں بار بار کریڈٹ دیتا ہوں، ایک کافی حد تک جو حفاظتی تدابیر تھی ان کو اپنایا اور بڑی ایک ذمہ داری کے احساس کا مظاہرہ کیا. عید سے پہلے ایک ہفتہ 10 دن پہلے جو شاپنگ کے لیے لوگ باہر نکلے، اور اس کے بعد جس طریقے سے کئی علاقوں میں پاکستان کی عید منائی گئی، وہ بالکل ہمیں لگا کہ حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ بالکل نہ ہونے کے لیول کے اوپر آ گئی تھی. اسی لیے آج NCC کی میٹنگ صبح NCOC میں بھی اور پھر NCC میٹنگ کے اندر بھی اس بات پر بہت زور دیا گیا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ سب کے پاس اپنے روزگار کمانے کا موقع ہو اور ہر شخص اپنے پیروں کے اوپر کھڑا ہو سکے اور اس کو کسی امداد کی ضرورت نہ ہو، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب حفاظتی تدابیر جو کہی گئی ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہوگا. اور اگر یہ عمل درآمد نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بات بار بار کہی جا چکی ہے، تو پھر انتظامی کاروائی بھی کی جائے گی. لیکن پریکٹیکل نہیں ہے نا یہ. جب حکومت ایک سگنل دیتی ہے تو پھر عوام کا رد عمل تو مختلف ہوتا ہے. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ احتیاط. میں پریکٹیکل آپ کو بتاتا ہوں، بالکل ہو سکتا ہے. مثلا میں ایک چیز کی مثال دیتا ہوں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ SOP ہوگا کہ نو ماسک نو سروس. آپ ماسک نہیں پہن کے آئیں گے تو آپ کو دکاندار جو ہے وہ سامان نہیں دے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر اس کی وائلیشن ہوتی ہوئی نظر آئے گی، ہم گاہک سے نہیں پوچھیں گے، کیونکہ گاہک تو بہت سینکڑوں آئیں گے وہاں پر. ہم اس ایک دکاندار سے کہیں گے کہ یہ لیجئے جناب، آپ کی 3 دن اگلے دکان بند ہے کیونکہ آپ جو ہے وائلیشن کر رہے تھے. کیونکہ روزگار کمانے کا آپ کو حق حاصل ہے، لیکن دوسروں کی صحت اور جان خطرے میں ڈالنے کا حق. پبلک ٹرانسپورٹ کا کیا کریں گے؟ پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر سیم، جو بس کا اونر ہے، ڈرائیور ہے،
रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होगी। तो ये हम फिर भी ज़ाहिर है तरगीब ज़्यादा करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंतजामी कार्रवाई करना चाहते, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इंतजामी कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। बजट जो है उसमें क्या तब्दीलियां लेकर आ रहे हैं? इस दफा का जो बजट है, जाहिर है कि पहले जो बजट होते हैं उससे पहले भी सूरत हाल बड़ी मुश्किल थी मईशत की। आप तो फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, अब तो सूरत हाल बहुत ही मुश्किल है। इस बजट में क्या ऐसी चीजें होंगी जो इस पूरी इमरजेंसी, इस पूरी सूरत हाल का मुकाबला करेंगी? बिजनेस को कैसे सपोर्ट करेंगे? जो लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं उसका क्या होगा? जो बिजनेस बैठ गए हैं उसका क्या होगा? सर, बजट तो एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्ट्री उस एक्सरसाइज को लीड करती है, तो मुझे उसके कोई तफसील तो नहीं पता है कि क्या चीज़ें बजट में शामिल करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन को 2-3 चीज़ें जिसके वज़ीर आज़म ने बड़ा जिनके ऊपर जोर दिया है, वो तरजीहात में ज़ाहिर है एक सेहत का निज़ाम जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना और उस सेहत के निज़ाम की बेहतरी जो है एक तरजीह तो वो है। दूसरी जो है ऐसी पॉलिसीज़ लेकर आना जिससे इन्वेस्टमेंट यानी सरमायाकारी बढ़ सके और लोगों को रोजगार मिलने के अंदर फायदे हों। ये 2 बिल्कुल इस वक्त तरजीही चीज हैं, और जाहिर है कि क्योंकि इतना ज्यादा प्रेशर है, रेवेन्यू का लॉस हुआ है, तो वजीर आजम की ये भी अहकामात हैं कि जितने भी गैर जरूरी अखराजात हों और जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में बेल्ट टाइटनिंग करने की जरूरत है, तो इसलिए मुश्किल फैसले अखराजात को कम करने के लिए भी लिए जाएंगे। अच्छा साहब, अब ऑपोजिशन ये कह रही है कि जो शुगर की रिपोर्ट आई है उसमें कम से कम PMLN का मौक़िफ़ ये है, बड़ा सख्त मौक़िफ़ है उनको। समझते हैं कि उन्होंने कह दिया कि जो एक्सपोर्ट है, रिपोर्ट कहती है वो फैसला जो था वो भी शुगर की कीमत में इजाफे का बायस बना। तो अब आप क्या समझते हैं कि एक्सपोर्ट का फैसला गलत था? तो पहली बात तो ये है कि उस एक्सपोर्ट के फैसले के अंदर ये लिखा हुआ था कि अगर कीमत में इजाफा होता हुआ नजर आए तो एक्सपोर्ट रोक दी जाए। अच्छा, तो पहली चीज तो ये उस फैसले के अंदर लिखी हुई है, वो एक अलग चैप्टर है कि वो किसने करना बताना था कि कीमत बढ़ गई है और डॉक्यूमेंट करना था। दूसरी चीज ये जो है एक्सपोर्ट के अंदर मेरा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़े है। मेरा उस वक्त भी मेरे ख्याल में ये एक्सपोर्ट का फैसला सही था, मेरा आज भी ये फैसला अच्छा। है, आज भी ये मौक़िफ़ है। उसकी बड़ी सादा सी वजह है, 20 लाख टन चीनी जो थी वो सीजन स्टार्ट होते हुए मौजूद थी। उस साल जो पैदावार हुई चीनी की वो 52,67,000 टन हुई। ये मैं फोरकास्ट की नहीं बात कर रहा, हकीकत में जब साल खत्म हुआ तो 52,67,000 टन प्रोड्यूस हुई, ये उसी रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और 52 लाख टन उसकी खपत है पाकिस्तान के अंदर, यानी उस साल की जितनी जरूरत थी उतनी पैदावार हुई। और 20 लाख टन चीनी पहले थी, 11 लाख टन का एक्सपोर्ट का इजाजत दी गई, हुई 8.5 लाख टन, 12.5 लाख टन फिर भी चीनी मौजूद थी। हाँ, ये जरूर हुआ कि मार्केट के अंदर वो जो सट्टेबाजी की बात की गई है, जो मार्केट में गेम चली, वो ये चली कि लोग मार्केट में खबर फैलाई गई कि जी क्योंकि एक्सपोर्ट हो रही है तो इसलिए चीनी की कमी हो जाएगी, और सट्टेबाजों ने उसकी कीमत बढ़ाई। तो असल चीज तो ये हुई कि चीनी की कमी ना होते हुए कीमत बढ़ी। असल चीज तो ये है, वो तो ट्रक की बत्ती है कि एक्सपोर्ट थी कि नहीं थी। ठीक है, आपकी बात समझ आती है कि मार्केट ने, लोगों ने उसका फायदा उठाया और मार्केट ने एक डिफरेंट तरीके से रिएक्ट किया, एक पब्लिक सेंटिमेंट था। फिर वापस आ जाते हैं आप NCOC में, जो बातें आप इस्लामाबाद से करते हैं, आप करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, वो तो बड़ी लॉजिकल हैं, बड़ी मंतकी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम उसको ग्राउंड पे देखते हैं, जो फुटेज आती है, जो लोगों का रवैया है, जो ईद से पहले हुआ, जो ईद के दिन हुआ इस्लामाबाद में, फैसल मस्जिद बंद करनी पड़ गई, शक्करपड़ियाँ DC को बंद करना पड़ गया, चिड़ियाघर बंद करना पड़ गया, दावाने को बंद करना पड़ गया, तो अवाम का जो रद्द अमल है वो हुकूमत की किसी भी चीज को एक डिफरेंट तरीके से परसीव करते हैं। उसका फिर क्या हल निकालेंगे? वैसे आप सख्ती करेंगे? मैंने जैसे कहा ना, देखें इतना बड़ा मुल्क है। हाँ नहीं, वो उसमें कोई शक नहीं, मुल्क बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि आप जो इकदाम कर रहे हैं उसमें चंद लोगों के लिए तो शायद मुश्किल पैदा हो, लेकिन मजमूई तौर पे अवाम के लिए बेहतरी हो। तो मेरे पास अगर 2 ऑप्शन हो, और एक ऑप्शन ये है कि मैं सबके लिए मुश्किल पैदा कर दूं और सबको घर पे बैठा दूं और सबका रोजगार छीन लूं, या मैं रोजगार की सबको इजाजत दूं और जो उसके बाद उसको अपने इस हक को ठीक तरीके से इस्तेमाल ना करे, अपनी भी जिंदगी खतरे में डाले, दूसरों की भी खतरे में डाले, मैं उससे कम से कम कुछ अरसे के लिए वो रोजगार कमाने का मौका ले लूं वापस। मेरे ख्याल में 21 करोड़ अवाम की बहुत बड़ी जो तादाद है वो इस फैसले को सपोर्ट करेगी और कहेगी ये मंतकी फैसला है। चले, अल्लाह करे आपको इसमें कामयाबी हासिल हो, पाकिस्तानी कौम को भी कामयाबी हासिल हो। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे थे, उनका